कितने रेस्क्यू कर लिए होंगे आपने आज तक डॉग्स, मतलब अगर अप्रॉक्स कुछ गिनती हो? काउंटलेस, लाइक 3-4 हजार तो इजीली 3000 प्लस। प्लस। ऐसा कोई रेस्क्यू जो फेल हो गया हो? मेरे को जिस समय रेस्क्यू करना है, आप समझिए कि मैंने अपने रिलेटिव्स छोड़ दिए, अपना घर परिवार छोड़ दिया, मैं खुद शेल्टर में रहती हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, तो मेरे पास इफ और बट है नहीं। आप जब कोई जानवर लेकर आते हो ना, वो आपके घर का दुख दर्द, आपका पेन, आपकी नेगेटिविटी, आपका डिप्रेशन, हर चीज को अपने अंदर लेता है, सिर्फ वो एक टाइम रोटी के लिए। अगर कल सुबह जो डॉग्स हैं वो बोलने लगे तो आपके हिसाब से सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे इंसान से? तो सबसे पहले तो उनका ये क्वेश्चन होगा कि हमें क्यों मारते हो। जैसे कोई कुत्ता पागल हो जाता है, जिसे कहते हैं ना कि कुत्ता पागल है, हट जाओ काट लेगा, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है? तो पागल कुत्ता कुछ नहीं होता है, ये एक बीमारी होती है। इतने शेल्टर लाओगे कहाँ से, जितने कुत्ते हैं दिल्ली में? क्या एक ने तो ट्वीट करा, पार्लियामेंट को भी शेल्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतने कुत्ते हैं जो आपने ऑर्डर निकाल दिया। गवर्नमेंट डॉग्स को उठा रही है और उठा के उनको ऐसी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रही है जहाँ पे कि इनका मांस खाया जाता है। ठीक है, हाँ, ट्रैफिकिंग हो रही ठीक है, नहीं है प्रूफ, बट क्या ये रियल नहीं है? डॉग खाए नहीं जाते? नागालैंड में खाए जाते हैं, चाइना में खाए जाते हैं ना। हमारे इंडिया में यही हालत है रियल में। पहले तो वो मरते हैं, फिर उनको उठा के कूड़े में फेंक दिया जाता है। इवन मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं है कोई इस तरह का वो करने का। एंड जो शेल्टर वाले भी कई लोग होते हैं, मेरे वैसे तो मेरे पूर्वज हैं, जो स्नेक है वो मेरे पूर्वज हैं, बट स्नेक को नहीं पता ना। स्नेक कैसे पूर्वज है? सबके पूर्वज होते हैं ना। हाँ। कुछ लोग ये जादू टोने और इन चीजों के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों पे चलते हुए हमें साइड में, कभी किनारों पे, कभी पटरियों पे इंजर्ड डॉग्स, घायल कुत्ते दिखाई देते हैं। कुछ लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि शायद उनके पास टाइम नहीं होता और हो सकता है उनके पास हिम्मत भी नहीं होती। पर वहीं खड़े होते हैं हमारे एनजीओज, हमारे सोशल वर्कर्स, जो उन्हीं डॉग्स को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो होप फॉर स्पीचलेस सोल के फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। एंड आज मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ उसमें सबसे पहली चीज ये है कि हिम्मत कहाँ से आती है आपके अंदर, मतलब इतनी डेंजरस सिचुएशन में डॉग्स को देख के उन्हें ट्रीट करने की। मतलब बहुत से लोगों का इसको देख के जी कच्चा जिसे कहते हैं वो हो जाता है। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी इस जर्नी में? कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। इसको हम बोलें कि हम अपने, कहते हैं ना, माँ के पेट से पैदा हुए हैं सीख के, या ये हिम्मत वहाँ से आई है, ऐसा नहीं होता। ये गॉड गिफ्टेड होती है। फॉर जी। एग्जाम्पल, मेरा जो घर है, आई एम बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली, तो हमारे यहाँ पे डॉग्स वगैरह रखना अलाउ नहीं था। दादी वगैरह के टाइम पे हाँ। अलाउ नहीं था, कभी हमने देखा भी नहीं। सिर्फ मैं ही थी अपनी फैमिली में जो ऐसी निकली थी कि ऑटोमेटिकली मैं कहीं पर कोई भी एनिमल, ऐसा नहीं खाली डॉग, ओके। कोई भी एनिमल देखती थी तो मुझे मतलब मन करता था मैं उनके पास जाऊं, एवं ही उनसे बात करूं, जबकि वो बात नहीं कर रहे पर बात करूं, और कैसे हो, ये वो। और धीरे धीरे जब मुझे उनकी परिस्थिति दिखी, कोई बीमार दिखा, कोई एक्सीडेंटल केस देखा, तो फिर मैं उसके बाद पैनिक होने लग गई, डिस्टर्ब होने लग गई। तो फीलिंग्स तभी लगा कि नहीं, कुछ अलग है। मतलब इनको देख के मुझे से नहीं रहा जाता, इनको सही करना है, इनके लिए ये करना है, इनके लिए वो करना है। तो बहुत छोटी थी तब मैं, आई वॉज 16 years old। तो तब से ही फिर मेरा तो दिमाग तब इसमें से लग ही गया। मतलब आपने केयर वगैरह करनी शुरू कर दी थी, मेडिसिन, खाना खिलाना? नॉट एग्जैक्टली मेडिसिन, क्योंकि मैं खुद ही बहुत छोटी थी, 16 हाँ। years की थी, और आज से करीब 27 और 28 years बैक तो इस चीज़ों की नॉलेज भी नहीं थी। लोगों को ये भी नहीं पता था कि वेटनरी भी कुछ होते हैं। जी। लोग सिर्फ डॉक्टर जानते थे, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं वो वेट होते हैं। जी। तो नहीं जानते थे भी नहीं ऐसे कुछ खास, कोई एक आध होंगे तो होंगे। तो हम तो खाना वगैरह ही खिलाना कि उनको खिलाना है। बाकी हाँ, ये तो शिक्षा हमें शुरू से दी गई थी घर में कि एक रोटी कुत्ते को और एक रोटी गाय को खिलानी होती है जी। वो पर एज अ ब्राह्मण फैमिली दी गई थी। उसका ऐसा कुछ नहीं था कि ये हम किसी दया के भाव से कर रहे हैं, वो हमारा रिचुअल है, हमें करना है। बट मेरा थोड़ा सा दया के भाव में अलग चला गया। कितने रेस्क्यू कर लिए होंगे आपने आज तक डॉग्स, मतलब अगर अप्रॉक्स कुछ गिनती हो? काउंटलेस, लाइक 3-4 हजार तो इजीली 3000 प्लस। बहुत वक्त हो गया, बहुत वक्त हो गया। 27 years बहुत लंबा टाइम होता है। कैसी कैसी चीजें देखने को मिलती है जब हम रेस्क्यू करते हैं किसी डॉग को?
देखिए हर एनिमल को रेस्क्यू करने का एक अलग ही टास्क होता है। जी। जैसे कि डॉग्स में थोड़ा सा होता है, देखो जब कोई डॉग बीमार है, उसकी चोट लग गई या कुछ है, तो उसको ये नहीं पता कि हम उसको ट्रीटमेंट के लिए पकड़ रहे हैं, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो हाँ। पहले ही डरा हुआ होता है। और डॉग है तो उसकी एक काटने की वो रहती है कि वो काट लेगा, पर वो डिफेंड करने के लिए। काट नहीं रहा है। हाँ। इंसान भी बीमार है, कहीं सड़क पे पड़ा, उसको जाके जबरदस्ती उठाओगे तो वो भी अपना फाइट बैक करने लग जाता है, पता नहीं क्यों लेने आए हैं। हाँ, तो क्या थोड़ा सा करेगा उनको वो रेस्क्यू इंसान? करना थोड़ा टफ होता है, बट एक बार रेस्क्यू हो जाए, ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो वो बहुत काम हो जाते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं। पर इसको अपने मतलब एक तरह से फीलिंग को पैशन और वर्क में कन्वर्ट करा आपने, जिस तरह से आपने एनजीओ खोल दिया पूरा एक। उसकी राह कहाँ से मिली, मतलब क्या कैसे डायरेक्शन मिली कि मैं ये करूंगी? देखो कुछ सोची समझी स्कीम नहीं थी, कोई अच्छा। दिमाग से, क्योंकि देखो फैमिली बैकग्राउंड में जैसे आपको बता ही हाँ, दिया है हाँ। कि ऐसा कोई सपोर्टिव नहीं था इस चीज़ में, और ऐसा कुछ था भी नहीं। हमारे वक्त में ये पता ही नहीं था कि एनजीओ शेल्टर्स भी होते हैं या कुछ भी होता है। हमें तो सिर्फ इतना पता था, एक एनिमल अगर बीमार है, हमें उसे उठा के डॉक्टर के पास ले जाना है, ट्रीटमेंट करना है, उसको दवाई देनी है, खाना पानी देना है। अब चाहे आप उसे सड़क पर रख के करो, उसकी जगह पे जाओ, उसे घर में ला के करो, तो जी। वो धीरे धीरे घर में लाते लाते वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो आज आपके सामने है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि डॉग्स रेस्क्यू के टाइम पे घबराए होते हैं, अपने आप ही उनमें वो होता है, अंदर से झिझक होती है। आपकी क्या फीलिंग्स होती है रेस्क्यू के टाइम पे जब आप रेस्क्यू करने जा रहे होते हो? मैंने कई बार देखे हैं आपके इंस्टाग्राम पे भी और स्टेटस वगैरह, आप कहीं जा रहे हो तो आप भी पूरा अपडेट रखते हो, बारिश का पूरा मौसम है, यहाँ पे ये हो गया, वहां वो हो गया। अंदर से क्या इमोशन आता है अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो, रेस्क्यू वाली? देखिए अगर मुझे कहीं कोई बच्चा मतलब एनिमल कोई हाँ। दिखता है और मुझे कोई डॉग दिखता है और मुझे उसे रेस्क्यू करना है, तो मुझे करना ही है। उसमें कोई इफ बट, बारिश, प्रॉब्लम, बीमारी, ये सब चीज़ें नहीं आती जी। उसमें। तो अगर वो दिख गया है तो अब इसे एनी हाउ रेस्क्यू करना है, चाहे 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, सारे दिन में हो, वो काटे पीटे जो करे, कोई मैटर नहीं करता। वो तो वो फीलिंग है कि ये बच्चा बीमार है, हमें इसे रेस्क्यू करना है, दैट्स ऑल। ओके। अभी आपने बच्चा बोल के जो रुक गए थे, ये बच्चे का कंसेप्ट क्या एक्चुअली था? देखो हमारे लिए वो बच्चे हैं, मेरे लिए तो हाँ। वो बच्चे हैं। मैं उनको कैसे मैं उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ, है ना। मैं खुद एक माँ हूँ, मैं एक डॉटर है मेरी, मैं खुद माँ हूँ, मुझे पता है इनको बच्चों की तरह ट्रीट करना होता है। लोगों के सामने कहो तो वो नहीं समझ पाते, तो मैं इसलिए बच्चा कह के रुक जाती हूँ समझाने के लिए कि डॉग की बात कर रहे हैं, बट वो हमारे तो बच्चे ही हैं। तो ऐसा कोई रेस्क्यू जो फेल हो गया हो, मतलब जिसमें आपको लगा हो कि ये अगर उसका गिल्ट आज तक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कैरी कर रहे हो? एक्चुअली गिल्ट नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 110% करती हूँ। हाँ। गिल्ट आपको तब होता है कि आपको पता था कि आप 1% जल्दी पहुंच जाते, आप उस काम में अटके हुए थे, उस काम में। मेरे को जिस समय रेस्क्यू करना है, आप समझें कि मैंने अपने रिलेटिव्स छोड़ दिए, अपना घर परिवार छोड़ दिया, मैं खुद शेल्टर में रहती हूँ, तो मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, तो मेरे पास इफ और बट है नहीं। मैं अपना 100% दे रही हूँ, उसके बाद अगर भगवान ने जिसकी जितनी लिखी है, अगर उसके बाद भी कुछ हो जाए तो बात अलग है। अच्छा, अभी एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है, इंसान और डॉग्स, बच्चे, दोनों में से बेटर अंडरस्टैंडिंग पावर किसकी है? देखो वैसे तो ये ना एक नेचुरल क्वेश्चन है कि हाँ। जानवरों में ही है ना। हाँ। इसमें कोई क्वेश्चन इफ बट है नहीं, बट स्टिल आप देखो कि जब आप किसी जानवर को पालते हो, वैसे तो जानवर हमें पालता है, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम जानवर पाल रहे हैं। कैसे? हम नहीं डिसाइड करते कि हमें किस जानवर को लाना है और खिलाना है पिलाना है, वो जानवर डिसाइड करता है कि हमें किस घर में जाना है, खाना है पीना है। क्यों? क्योंकि वो हमारी कितनी नेगेटिविटी, हमारे कितने दुख दर्द अपने अंदर लेता है, ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम उस तरफ, उन शास्त्रों तरफ जाते ही नहीं है ना। हम तो सोच रहे हैं हम एक जानवर लाए हैं अपने घर में रखने से खिला पिला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए वो जानवर खुद डिसाइड करता है कि उसे किस घर में जाना है, क्योंकि आप जब कोई जानवर लेकर आते हो ना, वो आपके घर का दुख दर्द, आपका पेन, आपकी नेगेटिविटी, आपका डिप्रेशन, हर चीज़ को अपने अंदर लेता है, सिर्फ वो एक टाइम रोटी के लिए। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि आप जानवर पाल रहे हो, जानवर आपको पाल रहा है सही मायने में। ये जिस दिन समझ जाए तो पूरी, कहते हैं पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, बट लोगों का वही ये तो कॉन्सेप्ट बहुत है। न्यू चीज है, बहुत नहीं, न्यू ये चीज पता चली आप है। देख लें किसी भी घर में, आप अगर कोई डॉग है किसी घर हाँ। में और अगर 1% कोई बीमार है, आप देखोगे उसकी बीमारी एक नॉर्मल बीमार जो होता है किसी घर में, कोई एनिमल हाँ। नहीं होगा तो उससे जल्दी सही हो जाती है।
वो डिप्रेशन को इतना एब्जॉर्व कर लेता है एनिमल अपने अंदर, डॉग अपने अंदर इतना ज़्यादा वो कर लेता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। इसकी बैक ऑफ द स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी, मेरी तो प्रैक्टिकल है, झेली हुई है इसलिए। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल ये कि अगर कल सुबह जो डॉग्स हैं वो बोलने लगे तो आपके हिसाब से सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे इंसान से? देखिए, जितना जो आप मैंने जानते हैं। देखा है, जो हाँ। मैंने आज तक झेला है, या जो मैंने उनके साथ उनका पेन देखा है, क्योंकि ऐसा जी। नहीं जब उनको पेन होता है तो हमें नहीं होता। अगर हमने बच्चा बोल रहे हैं तो उनके जितना ही पेन हमें भी होता है। हम्म। तो सबसे पहले तो उनका ये क्वेश्चन होगा कि हमें क्यों मारते हो, गलती क्या है? आप गलती नहीं बता सकते ना। आपने आज तक इतनी क्रुएलिटी केस देखे होंगे सोसाइटी में, कुछ डॉग रह रहे हैं, एक्चुअली डॉग तो पहले से रह रहे, सोसाइटी बाद में बनी है हाँ। ना। जंगलों को काट दिया आपने, सोसाइटी बना दी। अब आप कह रहे हो ये जो 4 यहाँ रह रहे थे इन्हें बाहर फेंक दो। जी। अब वो बाहर जा रहे हैं पर उनको पता ही उनका घर है, वो किसी तरीके से आ रहे हैं, तो आप उनकी कमर तोड़ दे रहे हो, आप उनको जहर दे रहे हो, आप उनको जिंदा जला दे रहे हो। मतलब ऐसे ऐसे केसेस हैं कि अगर वो आप देख लो ना तो पता नहीं कितने वक्त तक आप ट्रॉमा से बाहर नहीं जाओगे। ऐसे ऐसे केसेस हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्यों, हमें क्यों मारते हो, हमसे नफरत क्यों करते हो? हमने आपका कुछ नहीं लिया, आपने हमारे जंगल, हमारी ज़मीन, हमारे हर वो स्थान ले लिया जहाँ हम रहते थे, तो हम कहाँ जाएं? हर डॉग का यही क्वेश्चन पहला होगा कि भाई क्यों, मेरी क्या गलती है? भगवान ने तो सबको इक्वली पैदा किया है ना। और जो वो चीज होती है कि जैसे चलते फिरते जैसे कोई कुत्ता पागल हो जाता है, जैसे कहते हैं ना कि कुत्ता पागल है, हट जाओ काट लेगा, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है? तो पागल कुत्ता कुछ नहीं होता है, ये एक बीमारी होती है, रेबीज। जी। ठीक है, और रेबीज बीमारी उसकी चॉइस नहीं होती है। रेबीज आप वैक्सीनेटेड नहीं करते, जो गवर्नमेंट का काम है एंटी रेबीज को बच्चों को, मतलब डॉग्स को देना, हाँ। वो नहीं देते हैं। अगर वो उनको दें तो वो रेबीज होए ना, वो उनको देते नहीं। वो रेबीज की वजह से क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं पागल कुत्ता। रेबीज एक बीमारी है जिसमें एक कुत्ता कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, कुछ सटक नहीं सकता। जब कोई भूखा होगा, प्यासा होगा, कुछ सटक नहीं पा रहा होगा और वो तड़फ रहा होगा, तो वो पागलों की तरह इधर भागेगा। हाँ। इंसान धक्का मुक्की करेगा, वो काट लेता है। तो वो पहली बात तो वो हुआ इसलिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। उनको वैक्सीनेट कराना था, उनके पास वैक्सीनेशन है, उनके पास वैक्सीनेशन फ्री की है जी। उनको करवाना चाहिए, वो नहीं करवाते। और कुत्ता पागल क्या होता है, ये रेबीज तो डॉग में भी हो रही है, हाँ। चूहों में भी होती है, बंदरों में भी होती है, गाय में भी होती है। रेबीज तो सारे जानवरों में होती है, बट कुत्ता बेचारा हमारे बीच में रहता है ना, तो दिख भागता है, जाता दौड़ता है। है, वो डिस्टर्ब होता है, हम कहते हैं पागल हो गया, मार देते हैं उसको, मार के मार देते हैं। ये क्रुएलिटी भी तो देखो कैसी है। हाँ। वो अभी आपने गवर्नमेंट की बात करी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में एक ऑर्डर निकाला था कि सारे स्ट्रे डॉग्स को उठाओ, इनके लिए शेल्टर्स बनवाओ। बहुत विवाद हुआ, हम भी गए थे प्रोटेस्ट में। हाँ, बहुत लोग सड़कों पे उतरे। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या कहते हैं आपका, इतने शेल्टर लाओगे कहाँ से, जितने कुत्ते हैं दिल्ली में? क्या एक ने तो ट्वीट करा, पार्लियामेंट को भी शेल्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतने कुत्ते हैं जो आपने ऑर्डर निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उस ऑर्डर अगर आज की डेट में दोबारा लागू होता है तो क्या लगता है आपको, किस तरह से रिएक्ट करेगी गवर्नमेंट और जनता? देखो, हम जब कुछ बोलेंगे ना तो कहेंगे इसका प्रूफ किया है। हाँ। ठीक है ना। हाँ, नहीं है प्रूफ कि गवर्नमेंट डॉग्स को उठा रही है और उठा के उनको ऐसी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रही है जहाँ पे कि इनका मांस खाया जाता है। ठीक है, हाँ, ट्रैफिकिंग हो रही है। ठीक है, नहीं है प्रूफ। बट क्या ये रियल नहीं है? डॉग खाए नहीं जाते, नागालैंड में खाए जाते हैं, चाइना में खाए जाते हैं ना। मैं पहली बात कर रही हूँ, आपने पहले तो प्रबंध करा क्यों नहीं? जब पहले से ही ये डिक्लेयर था कि डॉग्स के इतने सारे शेल्टर्स होने चाहिए, हाँ। वो क्यों नहीं है? वो कहाँ है? वो पेपर्स पे नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, वो पैसा कहाँ है? ये गवर्नमेंट की अपनी निगलेक्ट है ना, वो उसमें उन बच्चों की क्या गलती है? दूसरी मेन चीज़, जब आपके एबीसी सेंटर चल रहे हैं जी, अगर आपके एबीसी सेंटर चल रहे हैं और डॉग्स प्रॉपर जो है न्यूटर करे जा रहे हैं, तो ये बढ़ कैसे रहे हैं? यानी कि नहीं करे जा रहे हैं। आप एबीसी का पैसा खा गए, आप शेल्टर का पैसा खा गए, आप एनजीओस का पैसा खा गए, तो डॉग्स बढ़ेंगे ही ना। आपने अगर अपना काम प्रॉपर करा होता तो ये बढ़ते नहीं। अब एक डॉग बढ़ गए, अब आप उनको कह रहे हो इनको मार दो, इनको ट्रैफिक कर दो, ट्रैफिक कर। मैं कह रही हूँ आप ट्रैफिक नहीं बोल रहे हो, आपने डॉग उठा लिए, आपने एक जगह 100 डॉग उठा लिए, ये तो बताओ ले जा कहाँ रहे हो?
जंगलों में छोड़ रहे हो, क्यों? जंगलों में आप खाना प्रोवाइड कर रहे हो, जंगलों में आप पानी प्रोवाइड कर रहे हो, जंगलों में आप शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बारिश आएगी, क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप उन डॉग्स को उठाकर? पहले ये तो बताओ। केज में डालना, केज में भरना और जाके जंगलों में छोड़ देना। मेरा शेल्टर जंगल में है। कहाँ पे? नोएडा सेक्टर 134 में मेरा शेल्टर है, जो कि जमुना के पास है। वो पूरा जंगल है, आप देखोगे तो वहाँ पे आए दिन सांप आते हैं। इस समय भी करीब 8-10 सांप वहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, हमारे प्रॉपर सांप वाले प्रॉपर सांप, नाग, 11-11 12-12 फीट बड़े नाग, और वो हर साल आते हैं। जैसे ये हाइबरनेशन खत्म होता है तो वो आ जाते हैं, उनका नेचुरल है उनका। वहाँ पे वो घूम रहे हैं, वहाँ पर आप डॉग छोड़ के जा रहे हो, वो डॉग सांप खाएंगे या सांप डॉग खाएंगे? क्या चीज़ खाएंगे? वहाँ प्रबंध क्या कर रखा है आपने? वहाँ पर हम 1-1 किलो 2-2 किलो तो भर भर के खाना रखते हैं कि, और जैसे रखते हैं ना, अभी रखेंगे 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, हम खड़े रहेंगे, वो नहीं आएंगे। यानी इतने डॉग्स वहाँ जंगल में छोड़े हुए हैं ना कि वो आते हैं, खा के चले जाते हैं। ओके, तो वो आपके शेल्टर से बाहर वाले हैं सारे? बाहर लोग छोड़ रीलोकेट कर रहे हैं, गाड़ियों में भरते हैं अब गली के 100-100 डॉग और लाके जंगलों में छोड़ के चले जाते हैं। कैसे ये आप ये आपको परमिशन किसने दी है? आपको जी, ये व्यवहार की आपको परमिशन किसने दी है कि आप उन्हें भरो और उठा के जंगलों में छोड़ के चले जाओ? गवर्नमेंट क्या प्रबंध कर रही है? आपने एक लॉ निकाल दिया, इन्हें हटाना है। लॉ निकालने से पहले उसकी पूरी डिटेल्स तो देखें कि आप इतने शेल्टर हैं, इतने एबीसी सेंटर हैं, जितने सही मायने में डॉग्स उठाओ, डॉग्स उठा के उनका न्यूटर कराओ, उनकी सर्जरी कराओ कि वो आगे बच्चे पैदा ना करें, क्या मेल क्या फीमेल, सबकी सर्जरी, और उनको उनकी जगह पे वापस छोड़ो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ पे थे वो, राइट। ये कौन सा तरीका है? जंगलों में छोड़ दो, ये तो आप फिर इनडायरेक्टली मार रहे हो ना उनको। हाँ, तो अगला सवाल जो मेरा है वो यही है कि एक डॉग को खरीद के पालना, मैं पेट शॉप जाता हूँ, मैं पे करता हूँ, मेरे को ये ब्रीड चाहिए, मैंने वो ब्रीड परचेज करी और मैं आप उसको पाल रहा हूँ। और एक होता है मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रे डॉग अडॉप्ट कर लिया, मैं आपके एनजीओ में आया कि मेरे को अडॉप्ट करना है, आपने मेरी कंडीशंस देखी, आपने मुझे दे दिया। इन दोनों में से बेटर एथिकली और इमोशनली क्या रहता है एक्शन लेना, इंसानों के लिए भी और जो डॉग्स के भी फेवर में हो? देखिए, सब लोग बोलेंगे ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग स्ट्रीट एनिमल्स के लिए या फिर इंडियन ब्रीड्स के लिए काम करते हैं। हाँ, बट आप मुझे बताइएगा कि हम यहाँ से बेवजह जाके फॉरेन में रहने लग जाते हैं। हाँ, हम लोगों को सोना उठने में भी प्रॉब्लम होती है, हाँ, डे नाइट में। हमें वहाँ का फूड भी अच्छा नहीं लगता है जी, कोई फुल वेजिटेरियन है, उसको जाके वहाँ पे नॉन वेज ही है तो वो बड़ा फंस जाता है, या कोई भी उनका फूड का जो सिस्टम है वो हमें नहीं रखता। वेदर चेंज होता है, हम लोग बीमार होते हैं, हाँ, ये होता है वो। इसी तरह जो बाहर की ब्रीड्स हैं वो इंडियन ब्रीड्स नहीं है, उनको यहाँ नहीं रहना, उनको अपनी मर्जी से भी यहाँ नहीं रहना, उनको एज पर उनकी जो हेल्थ है उस हिसाब से भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ, आप उनको यहाँ लाके टॉर्चर कर रहे हो, आप उनको रख भी नहीं सकते उस तरीके से। आप सैन बर्नार्ड पाल रहे हो, ठीक है, जो 24/7 एसी में रहता है, हाँ, और उसको बर्फ की भी ज़रूरत है। आप हस्की पाल रहे हो जो बर्फ का ही डॉग है, आपके घर में पंखा नहीं चल रहा, हाँ, आप कूलर भी बंद कर दे रहे हो, इतने उसमें आ रहे हो। और चलो सब मान लिया आप एसी में रख रहे हो उसको, वॉक तो सड़क पे ही करवाओगे, हाँ, वॉक कहाँ करवाओगे? उस तारकोल, गरम तारकोल के ऊपर आप एक हस्की ब्रीड की वॉक करवा रहे हो, उसके पैरों के नीचे छाले पड़ गए हैं। पहले आप ये तो देख लो कि वो आपके लिए है या नहीं है चीज। तो एडॉप्ट हम इसलिए बोलते हैं, हमारे इंडियन बच्चे हैं, फ्री एडॉप्शन, इतने सारे बेचारे सड़क पे फिर रहे हैं ना, फ्री एडॉप्शन, आपसे कोई पैसा तो नहीं मांग रहा, उनका कोई हेल्थ का कोई खर्चा नहीं, क्योंकि वो इसी उसके हैं एनवायरमेंट के, वो बीमार नहीं पड़ते, वो बीमार पड़ते ही नहीं है क्योंकि वो यहीं के हैं ना, उनको हर चीज़ की आदत है। 1% पड़ जाए इतने से पैसे में सही हो जाते हैं। आप अगर 1 लाख का कोई ब्रीड डॉग खरीदते हो और आप किसी वेटनरी के पास जाते हो, ब्रीड डॉग को देख के वो अपनी फीस बताते हैं। मैं गलत नहीं कह रही, वो भी प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं आप ₹1,00,000 का ब्रीड डॉग रख सकते हो तो क्या 10,000 रुपये नहीं देख सकते? जब को देखेगा कि फ्री का बच्चा एक उठा रखा है, इंडियन बच्चा उठा रखा है, तो उसके लिए आप 1,000-2,000 में से एक हो जाएगा। तो आप खुद ही सोचो कि आपके लिए इंडियन बच्चे पालने ज्यादा बेटर है या ब्रीड डॉग पालने बेटर है। फिर वो पलते नहीं है, फिर ये सड़कों पे छोड़ते हैं। हाँ, फिर और फिर सरकार उठा लेती है। फिर सरकार नहीं, वो मर रहे हो। मेरे यहाँ पर एक समय में कम से कम 19 से 20 ब्रीड थी। ब्रीड मतलब ब्रीड डॉग नहीं, अलग अलग ब्रीड।
और ऐसी ऐसी ब्रीड थी जो इंडिया में है भी नहीं। अभी थोड़े टाइम पहले एक ब्रीड आई थी जो 1.5 लाख का उसका पिल्ला होता है, एक छोटा बच्चा 1.5 कहाँ लाख से का। आया? किसी ने कोई फीमेल रखी होगी, हाँ। ब्रीडर ने पाला, बच्चे करवाए। एक समय ऐसा आया अब वो फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर पा रही हेल्दी, ओके। ठीक है, उसकी अपनी भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। आप जब वो बच्चा पैदा कर रही तो कोई टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो रहा है, किसी अंदर कोई बीमारी है, वो बच्चा आप किसी को बेच भी नहीं सकते, वो बच्चा आप पाल भी नहीं सकते, आपने उसे डॉग को सड़क पे छोड़ दिया। अब वो सड़क पे मर रहा है दर दर, क्योंकि उसने ना तो कभी सड़क देखी है ना वो यहाँ का है। अब वो हम पाल रहे हैं। 17-18 ब्रीड्स अलग अलग मेरे शेल्टर में थी एक समय। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये शेल्टर होम ब्रीड डॉग है या मेरे इंडियन बच्चों के लिए क्या करना है मुझे, पर मेरे तो सारे बच्चे बराबर है ना। हाँ। मेरे को तो कोई ऐसा दिखे मुझे उस बच्चे की भी करनी है केयर। बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल, अगर होप फॉर स्पीचलेस सोल्स जो है ये एक इमोशन होता तो ये कैसा इमोशन होता? देखिए है तो इमोशन ही जी। आप जब किसी एक बेजुबान की सेवा कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली इमोशन में ही चला जाता है। थोड़ा डिस्क्राइब मैं चाहता हूँ आप करें देखिए इसको। अब आप किसी एक जानवर की सेवा कर रहे हो, जी। किसी से आप पैसा नहीं ले रहे। हाँ। मेरा आज तक का रूल है 26 साल में पूरे, हाँ। कोई नहीं कह सकता, आज तो मैं पूरे उसमें बोल रही हूँ, हाँ। ओपन सोशल मीडिया में बोलती हूँ, कोई नहीं कह सकता कि हम डॉग ले गए और इन्होंने हमसे कहा कि पैसे दो तो हम डॉग रखेंगे, या इस डॉग की दवाइयों का खर्चा दो, या इस डॉग के खाने का खर्चा दो, या इस डॉग को अगर मैं सही कर रही हूँ उसके बाद आपको ले जाना पड़ेगा, चाहे उसे सड़क पे छोड़ो या घर में रखो। आज तक का रिकॉर्ड मेरे यहाँ 1 रुपया कोई नहीं मांगेगा। तो आज से सब आप अपने आप से मैं करते करूंगी हैं? या हाँ। लोग करेंगे, जो हाँ। रैंडम लोग हैं जिनकी इच्छा है दान करने की, जी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई लोग दान करना चाहे तो। जो लेके आया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लेके आया मेरे लिए वो भगवान का रूप है, हाँ। बच्चे की जान बचा के लाया है बिल्कुल। आप, क्योंकि आजकल सब जगह पैसे मांगे जाते हैं, सब जगह पे पैसे मांगे जाते हैं। हाँ, कि हम रख रहे हैं, हाँ, हमें केयर करनी है, आप वन एंट्री टाइम तो दो, बाकी वो हम देख फॉर्म ही लेंगे। भरवा लेते हैं। हाँ। फॉर्म भर रहे हैं, इसमें बताओ कितने पैसे दोगे, मंथली दोगे, डेली के दोगे, ये सब नहीं होता मेरे यहाँ, आज तक नहीं हुआ। मैं ओपन बोल रही हूँ यहाँ बैठ के। हाँ। कोई अगर मुझे कोई प्रूफ दे दे 1 रुपए का भी मैंने किसी से मांगा 26 साल में तो मैं मान जाऊंगी। तो एक तो हमारे यहाँ पे ये चीज कभी नहीं होती है। जी। तो इसको हम एक ऐसा इमोशन कह सकते हैं कि मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हाँ, मैंने कह जो ये सकते शुरू हैं। करा था, मुझे ये एक होप थी कि ये एक होप ही थी एक्चुअली। हाँ। कोई सोचा समझा नाम नहीं था, जी। एक होप ही थी कि ये जो स्पीचलेस बच्चे हैं जो कूड़े की तरह मर रहे हैं, हमारे इंडिया में यही हालत है रियल में। पहले तो वो मरते हैं, फिर उनको उठा के कूड़े में फेंक दिया जाता है। आप किसी कूड़े के ढेर में जाओगे ना, आपको 2-4 डॉग मिलेंगे। हाँ। इवन मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं है कोई किस तरह का वो करने का। एनजीओ शेल्टर वाले भी कई लोग होते हैं जिनके यहाँ डॉग मरते हैं तो वो उठा के उनको कूड़े में फेंक देते हैं। डेड बॉडीज। हाँ, डेड बॉडीज। ओके। ठीक है, वो फेंक देते हैं। हमारे यहाँ पर मेरा 2 बीघा का फार्म है जिसमें मैं शेल्टर बना रखा है। 1 बीघे में शेल्टर है, 1 बीघा खाली है जहाँ बच्चों को बरी करते हैं। ओके। तो मेरा फर्स्ट इमोशन यही है कि ये जो बच्चा डॉग जो मेरे पास हाँ। आया है, जी। इसको पहले तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर खाना मिले, हाँ। और जब इसकी जिंदगी पूरी हो जाए इसको इज्जत का बरियल मिले। हम्म। कूड़े के ढेर कूड़े में के ढेर में ना सड़े जाए। नहीं, जानवर ये इसको चील खा खाए रही नहीं है। ना। हाँ। कोई इंसान के साथ ये करता है? नहीं करता ना। आप अपने बच्चे बिल्कुल। अपने परिजनों के साथ ऐसा नहीं करते ना, तो आप इसके साथ कैसे कर सकते हो? ये मेरा सबसे बड़ा इमोशन है कि मुझे इसे अच्छा जीवन देना है पहले, और अच्छे से ही अच्छी इसको से मृत्यु इसको के बाद विदाई का भी वो करनी करना है। है। जी। जो बढ़ती है हर इंसान जानवर सबके एक लिए। सोल की जो होती है हमारी। बिल्कुल। जी। देखिए बॉडी सबकी अलग है, सोल तो सबके सेम ही है ना। हाँ। हम भी कभी डॉग बने थे, हम आगे भी जाकर कभी डॉग रास्ता तो बनेंगे। एक ही जगह से जुड़ता है। हाँ, रास्ता तो एक ही जगह से है ना। जी। वो सोल देखते नहीं, कई डॉग्स कितने ही ज्यादा मतलब ऐसे साधु टाइप के होते हैं। खैर मेरे पास था, मेरा पहला बच्चा जो था, हाँ। वो उसको मेरी मम्मी तो साधु ही बोलती थी, जिसकी वजह से ये सब चीजें शुरू हुई थी। ऐसे कौन से ट्रेट्स थे? देखिए मेरा एक मैं एक लंबी बात है थोड़ी सी। हाँ। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जी। मैं एक बार कहीं जा रही थी, वहां पर मेरी स्कूटी के सामने एकदम से एक डॉग छोटा सा आ गया, तो मेरी स्कूटी स्लिप कर गई थी। जी। तो आई वाज लाइक ये यहाँ क्यों घूम रहा है मेरे सामने, मैंने रोक ली, कोई मार देगा। तो जैसे मैंने उसे उठाया तो सामने से एक शॉप वाला आया, यही मैं आपको ब्रीडर्स की एक और कहानी बता रही हूँ। आया और वो कहने लगा कि हमारा है हमारा है। मैंने कहा आपका तो है, अभी तो ये आ जाता गाड़ी के नीचे, आपने ऐसे छोड़ रखा है। तो कह रहे नहीं इसको ना बीमारी है। अच्छा ये बात हो गई बहुत पुरानी,
ये बात तो बहुत ही मतलब लाइक आप समझ लो कि 20 साल तो हो गए होंगे इस बात को, जी 20 साल पुरानी बात हो गई। तो वो कह रहा है वैसे भी मरने वाला है, इसको ना टिक फीवर है। तो हाँ लोगों को नॉलेज नहीं थी, टिक फीवर में जो ब्लड काउंट है वो गिर जाते हैं, हाँ तो बड़ा मुश्किल होता है। आजकल ब्लड इंसानों के लिए ही नहीं मिल रहा, इन बेचारों के लिए बिल्कुल तो कहाँ से बिल्कुल लेकर आओ। तो मैंने उनसे बोला कि ये ऐसा करो, ये मुझे दे दो, मैं इलाज करा लूंगी। तो वो एकदम सडनली चेंज, मुझे नहीं पता था वो जर्मन शेफर्ड है, मेरे लिए तो काले रंग का छोटा सा पिल्ला था वो। कहता जर्मन शेफर्ड है, हाँ 8,000 का आता है, उस समय 8,000 का आता होगा। तो मैंने कहा भाई आपने तो मरने के लिए छोड़ रखा है ना, मुझे दे दो, मैं इलाज करा लूंगी। कह रहे मैडम पता है जर्मन शेफर्ड क्या होता है? मुझे वो दिखा रहा हाँ बुकलेट बुक सी अपनी, ये बड़ा होके ऐसा होगा ऐसा होगा। अरे मैंने कहा बड़ा तो तब होगा जब बचेगा बेचारा। उसने बहसबाजी करी, मैंने कहा भैया ठीक है ये लो 8,000 रुपये। आपने दिए हाँ, मैंने फिर उसे आप कहने के लिए वो बाय है, पर वो मेरा रेस्क्यू था, मैं नहीं देती हाँ तो वो मर जाता। मैंने उसे 8,000 रुपये दिए, मैं को लेके घर आई। घर आने के बाद मैं उसे सीधा डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने बोला भाई इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ब्लड इसका बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। उसको मैंने 3 महीने सुबह शाम मैं उसका ट्रीटमेंट करा रही हूँ। पानी की तरह पैसा लगा। ओके वो मेरा बच्चा बचा। वो मेरा बच्चा 14 साल का होके गया। उसने इतनी लाइफ चेंज कर दी ना कि मैं समझा ही नहीं सकती। मतलब वो मेरे बिना खाता नहीं था, पीता नहीं था, नॉनवेज उसने कभी मुँह नहीं लगाया। कभी उसे कुछ दे दो अंडा-पंडा तो ये क्या दे दिया? मुझे तो जी। ये नहीं खाना है। और मतलब उसकी सांसें मुझ में रुकी हुई थी। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि सांप वगैरह भी आपके शेल्टर के आसपास घूमते हैं, तो ये डॉग्स को हार्म नहीं करते सांप वहां पे? और 11-12 फीट लंबे अगर आप कह देखिए रहे हो। कोई भी एनिमल है ना दुनिया का कोई भी एनिमल तब तक आपको तंग नहीं करेगा, तब तक आप उसे तंग नहीं करोगे। जब उनको खतरा भापते हैं, अपनी जान पर हमला भापते हैं, तभी वो हाँ करते हैं। तो वो निकल जाते। डॉग्स को अगर नहीं दिख रहे हैं वो निकल गए, कभी नहीं कुछ। और अगर दिख गए तो मतलब आमना सामना कर कभी देखा हो आपने? कभी देख भी लेते हैं तो वो भौंक रहे होते हैं। वो जैसे अब देखो हम लोग शेल्टर चला रहे हैं, हमारे डॉग भौंकेंगे, हम लोग फटाफट जाएंगे, क्यों भौंक रहे हैं? अच्छा सांप हाँ को देख के भौंक रहे हैं, हम लोग उसको पकड़ लेंगे। सांप को? सांप अच्छा सामने घूम रहा है, उसको देख के ये भौंक रहा है, मैंने इसे पकड़ लिया, सांप निकल गया। ऐसा तो नहीं है कि आपको भी फाइट डर बैक नहीं करेगा। लगता सांप से? नहीं देखिए छोटी सी स्टोरी है। हाँ एक समय था कि मेरे पास जो मेरा स्टाफ था उन्होंने सैलरी ली और वो भाग गए। जिस दिन ली उसी दिन भाग गए। 2 स्टाफ थे, ओके 2 भाई। और एकदम शेल्टर अकेला, जंगल, मेरे पास करीब 150 बच्चे, मैं कैसे छोड़ हाँ दूंगी? और मेरे पास वहां पर कुछ रहने की प्रबंध नहीं था। जैसे अब तो मैं शेल्टर में ही रहती हूँ, तो मैंने अपना एक कंटेनर होम बना रखा है। जी कंटेनर आप समझते होंगे, लोहे का डिब्बा। हाँ 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 मैंने वो बना रखा है, मैं वहां रहती हूँ। पहले कुछ नहीं था वहां पे रहने का इंतजाम। तो वहां पर जो मेरे केजीज हैं वो है 5x5 के, जस्ट लाइक अ होम। ओके बड़े, जिससे जो डॉग रहे वो भी खुले खुले अंदर हाँ घूमे, ऐसा नहीं ऑक्यूपाई होके रह जाए। तो उसमें मैंने क्या करा, मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने एक खाली करा केज। हाँ उस केज में मैंने एक गद्दा बिछाया, एक वो बिछाया, अंदर से लॉक लगाया अपने केज का भी और बाहर शेल्टर के गेट का भी, हाँ क्योंकि वो जंगल है, कुछ नहीं है वहाँ, लाइट भी नहीं है वहां पर। वहां पे हाँ सोलर चलता है या जनरेटर चलता है। और मैं वहां पे रही, वहां मैं रही अकेली 1.5 महीना। मुझे 1.5 महीना कोई स्टाफ, अब मैं स्टाफ कैसे ढूंढूं जब मैं शेल्टर में हूँ? हाँ तो मैं करीब 1.5 महीना वहां पे रही। 1.5 महीना मेरे केज के ऊपर नाग और नागिन रहे हैं। मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगी, मैं आपको फोटोज भी भेज दूंगी। कहते हैं ना एक बात कहने में प्रूफ करने में अंतर होता है, मैं आपको प्रूफ के लिए वीडियो भेजूंगी। ऊपर रहे हैं? ऊपर ये रहा केज, और केज में ऐसा नहीं है आ नहीं सकते, केज है भाई, छोटे छोटे हाँ। छोटे छोटे वो है, सांप तो आ जाता तो है कहीं आपको से दिख भी। रहे थे? हाँ ऊपर बैठे रहते थे मेरे। वैसे तो मेरे पूर्वज हैं, जो स्नेक हैं वो मेरे पूर्वज हैं, बट स्नेक को नहीं पता ना। स्नेक कैसे पूर्वज है? सबके पूर्वज होते हैं ना। हाँ हाँ तो ऐसे मेरे मम्मी औरों की तरफ मेरे स्नेक मेरे पूर्वज हैं। ओके तो ये तो हमें पता था कि भाई स्नेक पूर्वज हैं, हम लोग नागपंचमी पूजते हैं, सब चीजें। बट ऐसे प्रैक्टिकल नहीं देखा था ना, हम लोग शहर में रहते हैं, हमने हाँ जंगल या गांव तो देखे नहीं थे कभी। अब वो मेरे ऊपर बैठे रहे। मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा नाग और नागिन दोनों बैठे हुए हैं, और थोड़ा तो डर लगता है, आंख बंद करते हुए डर लगे कहीं नीचे आके एक ही मारेंगे, क्योंकि कोबरा तो आपको निकलने का भी टाइम नहीं देता है ना। तो मम्मी कही थोड़ा देखो, हो सकता है कि भाई तुम्हारी सुरक्षा के लिए आए हैं। और दैट्स ट्रू। मैं 1.5 महीना वहां रही हूँ। 1.5 महीना वो उस केज से गए नहीं है। वो जाते होंगे, कोई भी सांप दूध नहीं पीता है, सांप चूहे खाते हैं। हाँ ये हमारा मिथ है, सांप दूध पीता है, सांप दूध नहीं पीता है। ओके सांप चूहा खाता है, वो नॉन वेजिटेरियन होता है। वो दूध तब पीता है जब ये जो सांप वाले जो लोग नहीं होते, क्या बोलते हैं इनको, सपेरे सपेरे। हाँ वो सपेरे उनके ना वो तोड़ देते हैं दांत। हाँ
तो फिर जहर वो निकालने जहर वाले निकालने हैं। के, वो बिना दांत का बच्चा, मतलब सांप भी हाँ। बच्चा ही है किसी का बिना दांत का बच्चा, वो घूमता रहता है और एकदम से कई महीने उसको भूखा रख के आप दूध रखते हो तो वो पी लेता है, ओके, बट इन रियल वो चूहे खाता है। ठीक है। ठीक है ना। तो वो जाते थे, वो कहीं से अपना पेट पूट भर के आते होंगे और फिर आके बैठ जाते थे। वो 1.5 महीना मेरी सुरक्षा में वहीं बैठे रहे हैं। उन्होंने मुझे, मतलब मैं नहीं कहूंगी कि कभी नीचे आने की भी कोशिश करी है। तो ओके, ये होती है सोल्स। होप फॉर स्पीचलेस सोल्स। फॉर स्पीचलेस सोल्स। तो मेरा अगला सवाल, जैसे आपने भी बताया, तो आज की दुनिया में डेंजरस कौन से वाले सांप है, जो जंगलों में पाए जाते हैं, जो शहरों में पाए जाते हैं? ऑब्वियसली जो शहरों में पाए जाते हैं। क्यों? ये कोई हादसा आप आपके काम से रिलेटेड मिला हो शहरी सांपों से? शहरी सांप जो है ना, वो डसने को बेवजह ही तैयार रहते हैं। देखिए मैं मतलब इन सांपों से मतलब है इंसान। हाँ, कई लोग सोचे जो शहर में हाँ। सांप होते हैं वो डस लेते हैं। नहीं नहीं नहीं। नहीं, ये ऑडियंस समझ हाँ। जाएगी। तो वो सच में सांप है, उनको विदाउट रीजन डसना है, कुछ नहीं उनका लेना देना। फॉर एग्जाम्पल मैं जंगल में रहती हूँ, हाँ, वहां किसी का कोई आना नहीं है, जाना नहीं है, रहना नहीं है, कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में वहां लोग आ जाते थे, इसको तंग कैसे करें। आई एम अ सिंगल मदर, ओके, तो मैं शुरू से अपना, मेरी भी डॉटर 6 साल की थी तब से मैं अलग रहती हूँ, अकेली जी। रहती हूँ, और अब मेरी डॉटर 26 ईयर्स की है। ओके, तो आई एम अ सिंगल मदर, और फिर मैं यहाँ पे शेल्टर में रहती हूँ। तो जो आसपास के जो सांप है, शहरी सांप, हाँ, उन लोगों को ये बात पता थी। वो आए दिन ये डसने के तरीके ढूंढते थे कि वो आकर बोलते थे आपके कुत्तों ने हमारा खेत खोद दिया, उस खेत में कुछ नहीं है, मिट्टी है, कुछ नहीं उगा हुआ, सिर्फ मिट्टी है। हाँ, तो मैंने वो सारा कहा, यमुना हाँ, लैंड वहां पे साइड कुछ पे। उगता ही नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी आपका नुकसान हो रहा मैं आपको दूंगी, किसी बच्चे को मारना नहीं है आपने, हाँ, वहां पे कुछ उगा ही नहीं, मैं दूं क्या। मैंने कहा ये मिट्टी का क्या करेगा बच्चा, ईंट मार देनी। एक और बहुत बहुत कलेश हुआ, अच्छे खासा बच्चा बैठा तो उसे ईंट मार दी, उसकी कमर पे लगी डॉग के, और वो उसकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, वो रोता रोता मेरे पास आ गया। हाँ, उनको पता होता है कहाँ खाना पानी मिल रहा, रोता रोता मेरे पास आ गया। फिर हुआ कलेश, फिर मैंने पुलिस रिपोर्ट करी, पुलिस बुलाई, सब कुछ हुआ, कुछ भी तो नहीं था, मिट्टी खोद के बैठा हुआ था। अच्छा, आप इतने सारे डॉग्स जो है रेस्क्यू कर चुके हो, अभी भी हंड्रेड्स ऑफ आपके तो शेल्टर में होंगे रहते डॉग्स। हैं, हाँ। सबसे वर्स्ट केस जो आपने देखा और वो आपके लिए एक नाइटमेयर बन गया हो, सबसे वर्स्ट क्या था? देखो ऐसे हैं तो बहुत सारे, है ना, बहुत हाँ। सारे हैं, क्योंकि बहुत लंबी लाइफ जी ली जैसे? है ना। For मतलब मैं जानना example, चाहता हूँ हाँ, 2-3 कि जो आम इंसान सोच नहीं सकता, सोच वो नहीं सकता, सीरियसली। जी। मैं भी नहीं सोच सकती थी जब मैंने हाँ। ये चीज देखी। एक केस था, किसी बच्चे का, किसी डॉग, फीमेल डॉग का सर्जरी कराई होगी। अच्छा, ये भी मेरी थोड़ी सी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो, कि जब आप किसी की सर्जरी करते हो, हाँ, पेट काटते हो, उसके बच्चेदानी निकाल देते हो, पेट को सिल रहे हो, बच्चेदानी बिल्कुल लास्ट में होती है ना, कितनी लेयर्स कटती हैं, फिर हाँ। उनको आप सिलते हो, आप उनको 3 दिन में कैसे छोड़ देते हो सड़क पे। क्या किसी फीमेल को आप उठाओगे, उसका पेट काटोगे, सिलोगे, 3 दिन में वो सही हो जाएगी? नहीं, 3 महीने का रेस्ट बोलते हैं ना डॉक्टर। तो आप फिर यानी डॉग को आप कुत्ता ही समझ के कर रहे हो ना, आप उसे फिर वो मत समझो ना कि हम कोई अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ, 3 दिन में सड़क पे छोड़ देते हैं, मैक्सिमम 4, किसी की तबीयत खराब हो गई बिटवीन द सर्जरी, 4 दिन में छोड़ देते हैं। फिर गर्मियों का मौसम में करते हैं ज्यादातर। अब वो छूटा, अब उसको लग रही गर्मी, आपने उसके लिए कोई प्रबंध नहीं कर रखा, वो नालों में बैठ गया, गंदा पानी, इन्फेक्शन, हाँ, या फिर वो स्टिचेस गल गए, वो जैसे गल गए फट गए, उनके ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं। मेरे पास जब कॉल आया कि डॉग के ना ऑर्गन्स बाहर आ गए, मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ है? कह रहे नहीं, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे हो गया? मैं गई, हरी जल्दी, रात बहुत लेट नाइट का टाइम था, 11-12 बजे थे, पर जब उन्होंने ऑर्गन्स बोला तो मुझे समझ गई थी, क्योंकि हाँ। ऑर्गन्स का क्या होता है, जब वो बहुत तो वो देर स्टिचेस गल गए और उसके थ्रू ऑर्गन्स वो बाहर सब निकला है। अब उसमें क्या है, अगर ऑर्गन्स में जैसे हवा लगती है ना, हवा लगती है, इन्फेक्शन होती है, और ऑर्गन्स का साइज इतना हो जाता है, वो वापस नहीं जा सकते। हाँ, ह्यूमन नहीं हो ना, आपने फटाफट पट्टी बांधी, गाड़ी में डाला और आप ले गए। ह्यूमन तो झेल भी नहीं पाता इतना दर्द, हाँ। ये जानवर तो झेल जाता है। फिर भी मैं गई, वो जिंदा बच्ची मेरे सामने लेटी हुई थी, उसके स्टिचेस गल गए थे या जो हो गया था, ऑर्गन्स उसके बाहर निकले हुए थे। अब मैं उसको समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे ये तो पता था इसमें हवा लग चुकी है और कई हाँ। घंटों की। तो ये ऑर्गन्स का साइज देख के जैसे फूल गए थे, तो मुझे पता था, मतलब मुझे पता था ये नहीं बच पाएगी, मुझे उसे फिर भी बचाना था।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया एक, क्योंकि मैं सर्जरी तो नहीं करती हूँ, बेसिक सारे ट्रीटमेंट कर लेती हूँ मैं, पर सर्जरी नहीं करती हूँ, हाँ है ना, क्योंकि आई एम नॉट अ वेटनरी। या तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि भाई देखो फ्रेंकली नहीं बचने की, वो ले आओ। अब मैंने उसे ऑर्गन्स बाहर में ही, मैंने उस बच्ची को खून में लथपथ उठाया, उठा के गाड़ी में डाला। अब मैं जा रही हूँ, मैं रो रही हूँ और मेरे हाथ में मर गई, मैं वहां तक पहुंच भी नहीं पाई। तो वो सच में नाइटमेयर था, वो मैं भूल ही नहीं पाती। बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए ये वो चीज करने के मतलब लिए। ऑर्गन्स बाहर निकल के लटके हुए थे पूरे, और मैं, डॉक्टर साहब बोलते उसको अंदर करने की कोशिश करो, मैंने कहा सर वो फूल गए हैं बॉडी के साइज से, तो कह रहे इन्फेक्शन तो फैल चुका है। फिर भी मैंने कोशिश करी, मैंने कहा नहीं सर मैं ला रही हूँ, आप आंखों के सामने देख लेना, शायद वो इच्छा 1% कुछ हो जाए। तो फिर भी वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। वो इसके रास्ते अलावा में रुक कोई गई। और केस आया हो आपके पास? बस बहुत आते हैं ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं। एक बच्चा, रात को मुझे कॉल आया करीब 12-1 बजे जी कि मैम एक बच्चा है, उसकी यहाँ आंखें नहीं दिख रही, उसकी आंखें नहीं दिख रही हैं। तो मैंने कहा चलो आप ऐसा करो, मेरा देखो इस समय यहाँ से निकलना सेफ नहीं है, आधे रास्ते आप आ जाओ, आधे रास्ते मैं आती हूँ। हाँ तो जहाँ तक मुझे सेफ लगा वहां तक मैं गई। देखो इंडिया है, एज अ फीमेल रात को 10-12 बजे मेरा भी जाना सेफ नहीं होता, स्टिल मैं हिम्मत रख के जाती थी। वो बच्चा उठा के लाए। अब मैं देख रही हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी आंखों में किसने कुछ मार दिया, क्या करा, कुछ करा। बहुत ध्यान से देखा तो उसकी आईज ही नहीं थी, आई बॉल ही किसी ने निकालनी थी दोनों। और इतना डिप्रेसिंग हो गया, मेरे जो स्टाफ था ना वो भी ऐसा हो गया, मैडम फूट गई क्या? अब मैंने क्या बताऊं, मैंने कहा बेटा फूट नहीं गई, है ही नहीं, आईज ही नहीं है इसकी अंदर, और ऐसा खून यहाँ गोरा चिट्टा एकदम डॉग, हाँ हट्टा कट्टा, और उसकी आईज नहीं, और ऐसे आंखों में से वो ब्लड निकल रहा है। तो तब मैंने कहा हो सकता मैगेट्स खा गई हूँ, एक मैगेट्स बिल्कुल ताजा ताजा था। तो फिर मुझे उस समय जब मैंने उसको अपडेट करा तो मुझे कुछ हाँ लोगों ने बताया, कह रहे ऐसा होता है कि कुछ लोग ये जादू टोने और इन चीजों के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आई वाज की लाइक इनको जादू तो टोने के छोड़ लिए दो। आंखों की मतलब? किसी ने, कह रहे किसी ने बोला होगा किसी को कि डॉग की आईज ले आओ। ओके तो मैंने कहा तो जिंदा बच्ची की आईज निकाल लोगे तुम? मतलब इतने तुम अच्छा ये काम करके, और तुम जिस काम के लिए जादू टोने कर रहे हो वो सक्सेस हो जाएगा? भगवान हाँ कर्मा कुछ है नहीं है इस दुनिया में। वो बिल्कुल रहा बहुत समय रहा वो बच्चा मेरे यहाँ पर, उसका नाम हमने वो अंधु भैया रख दिया था। पर वो धीरे धीरे हमें पहले छूने भी नहीं देता था। कितना मुश्किल हुआ उसको समझाना कि हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ अब फील करके देखो ना, एक जिंदा बच्चे की ट्रॉमा आ आंखें गया निकाल उसकी पूरी निकाली, लाइफ का। उसको कोई छुए तो वो ऐसा हो जाता था कि भागता था, इधर उधर भागता था। वो तो शेल्टर बंद था तो वो टकरा टकरा के रुक जाता था, वो भागता था चारों तरफ। हाँ कितने महीने लगे हमें उसे समझाना है भाई कि हम हैं वो, हमें हम छूने पे हमें सूंघता था, हमें सूंघने पे फिर कहता था हाँ तुम टच कर लो। तो आपको तो बहुत डॉग्स ने मतलब बाइट वाइट करा होगा जिस तरह आपने रेस्क्यू हाँ करा है? चलते हैं रेप, क्योंकि हम गलती भी क्या, अब दिख रहा है सामने रेबिस वाला डॉग है, हाँ और ये लोग इसको मार मार के मार देंगे। हाँ उसने 10 से 15 दिन में खुद ही मर जाना है भूखे प्यासे, क्योंकि इसका इलाज नहीं है रेबिस का। हाँ बट उसे किसी केज में कर दो, किसी खाली जगह पे कर दो, कुछ भगवान उसे अपने आप उठा लेंगे। तुम कैसे वहशी बन सकते हो, उसे मार मार के मार दोगे? रेबीज वाला कुत्ता अगर हमें काट दे तो हमारे को भी लाइफ पे रिस्क हो जाता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा, मुझे ये बताओ। हाँ जब हर एजुकेटेड बंदे को ये बात पता है कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, हाँ पढ़े सोचो दुनिया में हर चीज, कैंसर तक का ट्रीटमेंट आ गया, रेबीज का नहीं मिल रहा, इसका मतलब बहुत खतरनाक चीज है ना। तो ये तो कॉमन सेंस है कि अगर रेबीज वाले डॉग ने काट लिया है तो आप अपने रेबीज के इंजेक्शन लगवाओ। हाँ जैसे बीच में बहुत सारे केस हुए थे, मैडम आपको क्या पता, रेबीज के कुत्ते काट लेते हैं, लोग मर जाते हैं। क्यों मर जाते हो? इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाते हो? हर अनपढ़ से अनपढ़ इंसान को ये बात बताया कि कोई कुत्ता काट ले, रेबीज वाला भी नहीं, नॉर्मल भी अगर कोई कुत्ता हाँ। काट रहा है तो आप एंटी रेबीज के शॉट्स ले लो। कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? आप खुद गलती करो फिर कहो कुत्ते ने काट लिया, भाई वो तो बीमार है, उसको तो पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। तो आपको जो इतना काटा वगैरह आपको डॉग्स वगैरह ने, तो अब आदत हो गई है इस चीज की? देखो मतलब पेन की तो आदत देखो किसी को नहीं होती, थोड़ा पेन तो होता है, बट हमें इतना फर्क नहीं पड़ता जब तक कि कोई कहता है ना कोई बॉडी का पार्टी ना वो हो जाए। हाँ छोटा मोटा तो चलता है। आपके घर में बच्चा पैदा होता है ना, जो उसके दांत हाँ। आते हैं वो भी काट लेता है। आप नहीं, मैं तो ये आपकी लाइफस्टाइल समझना चाह रहा हूँ। मैं कहा मतलब 10 केस में अगर एक ने भी आपको काटा बहुत तो काटते हैं। बहुत बार आपको तो इंजेक्शन वगैरह की हम नीड हर पड़ी 5 होगी। साल में पूरा एंटी रेबीज का कोर्स लेते हैं, मैं, मेरा स्टाफ।
ओके, पूरा इसमें क्या होता है? इसमें होता है कोई भी आप रेबीज का कोर्स करते हो, हाँ। 5 लगते हैं। इसका वो होता है 0, 3, 7, 14, 21, ये डेज होते हैं। ओके, ठीक है, आप अगर हर 5 साल में 5 एंटी रेबीज के शॉट्स ले लो, अब 5 साल तक रेबीज का भी डॉग काट लेगा, आप सेफ हो। अच्छा। और हमें तो पता ही नहीं ना, जिस समय पर हम बच्चे का ट्रीटमेंट, कई बार ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि इसको रेबीज था, तो फिर हम तो फिर गए ना। और रेबीज का ये होता है, देखिए एज पर नॉलेज में बता रही लोगों को, रेबीज का होता है जिस समय डॉग ने काटा है, हाँ, चाहे वो रेबीज का डॉग है या नहीं है। जब भी कोई डॉग काटे, कोई चूहा काट ले, कोई बंदर काट ले, हाँ, 24 आवर्स के अंदर जाके आपको फर्स्ट शॉट लेना होता है, उसको 0 बोला जाता है। जी। फिर वो डॉक्टर अपने आप लिख देगा 0, 3, 7, 14, 21, ये डेज हैं इतने इतने गैप पे। एक चीज और कही जाती है कि जो डॉग्स होते हैं उनका जो सलाइवा होता है दैट इज वेरी डेंजरस एंड पॉइजनस। किसने कहा? नहीं, सोशल मीडिया पे मैंने 3-4 बार सोशल देखा। मीडिया पे तो आप कहते ना, अब लोग कहेंगे आप भी तो सोशल मीडिया पे हो। मेरे घाव हाँ, है, पर मेरे नहीं। जख्म पे अगर सलाइवा आ गया डॉग्स का, मैं देखो हमारे हाथ फटे रहते हैं भाई, और सारा दिन हम डॉग्स में काम करते हैं। और आप कहने वाली बात नहीं, मेरी वीडियोस देख लेना, हम ग्लव्स जी। पहन के नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लव्स हर चीज में चिपक जाता है। हाँ, आप इंजेक्शन लगा रहे हो उसमें चिपक गया, आप पट्टी कर रहे हो टेप लगा रहे हो उसमें चिपक, हम नहीं वही करते। लोग कहते हैं अपना भी सोचो, कुछ ऐसा नहीं होता है। ओके, लोगों के बच्चे साथ भी रहते हैं, खाने में भी कभी कभी, मैं कह रही हूँ अच्छी बात नहीं है, चलो हाँ, मुंह मार देते हैं तो क्या मर गया इंसान? हम्म, कुछ चीजें मिथ है, हल्ला काटा हुआ है बिल्कुल। रेबीज डॉग का सलाइवा खाने में क्या आपके कहीं लग भी जाएगा, जैसे जहां आपके हाँ, ब्लड में चला जाए, हाँ, मतलब रेबीज का भी तब इफेक्ट पड़ता है जब वो चीज ब्लड में ट्रांस जाता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे लग गया सलाइवा आप मर गए, आपके यहाँ पे कट है, उस हाँ, कट से ब्लड निकल रहा है और डॉग का सलाइवा उसमें लग गया हाँ, और वो आपके ब्लड में मिल गया, तब हाँ। आपको रेबीज हुआ। और और अगर नॉर्मल डॉग का लग गया सलाइवा सारे तो? दिन लगता है। अच्छा, तो समझो कुछ ना। नहीं है, वो बेसिकली मिथ है एक। खून निकलता है बच्चों के। हम जब रेस्क्यू करने जाते हैं हम इतना सोचते हैं, हाय राम, पहले ग्लव्स पहन ले, उसके बाद बच्चा रेस्क्यू। हाँ। ऐसा नहीं होता है, बच्चे उठाने हम्म। पड़ते हैं हाथों में। ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको मैगेट्स पड़े होते हैं, हाँ, जैसे ये बारिश है इनमें मैगेट्स पड़ जाते हैं, पूरी पूरी बॉडी खा जाते हैं भाई एक रात में। हम बच्चा उठाते हैं, हमारे हाथ घुस जाते हैं उसमें, उन जख्मों में हमारे ओके। हाथ घुस जाते हैं, तो हम क्या हाँ। मर गए? जिसको कुछ करना है उसको बहानों की जरूरत नहीं है, जिसे कुछ नहीं करना उसके लिए बहानों की एक बहुत लंबी लिस्ट रखी हुई है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए कि जो सारी चीजें चल रही हैं, अभी आपने बताया कि 1.5 महीना बिना स्टाफ भी रही, खाना पीना केयर वगैरह सब देखते हैं, इसके लिए एक बहुत एलोकेटेड बजट होता है कि किस टाइम पे क्या होना है, क्या बिल्कुल, लगना है। बिल्कुल। और अकेले ये सब करना तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 बीघा जमीन पे आप चला रहे हो, उसके बाद 150-200 मिनिमम आपके डॉग्स रहते हैं आपके साथ। तो कैसे मैनेज करते हो फाइनेंसेस? मतलब देखो, जिस समय पे ये सब चीजें मैंने शुरू करी थी ना, जी, उस समय पे सोशल मीडिया नहीं होता था। ओके, 26 साल पहले आप भी सर्च करोगे तो हाँ। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम सब नहीं होता था, और कहीं होता भी होगा तो वो यहाँ नहीं था, इंडिया में तो नहीं था इतना, ठीक है। जी, तो हमने कभी ये सोच के करा ही नहीं कि हमें कहीं से पैसे मिलेंगे तो हम कुछ करेंगे। हमने अपने बेस पे करा। अगर आपको कुछ भी सेवा शुरू करनी है, पहले आपको अपने बेस पे ही शुरू करनी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, आजकल तो आप बिलीव नहीं करोगे, पहले सोशल मीडिया अकाउंट बनते हैं, हाँ, डोनेशन इकट्ठी होती हैं, फिर काम शुरू उसके होता बाद है। काम शुरू होता है। लोगों के रजिस्टर हैं, एनजीओ नहीं है, पेपर्स पे रजिस्टर है, और उनसे पूछा एनजीओ का नहीं है। तो हमारे पास कुछ नहीं था। मेरे पास 2 घर थे, पहले मेरा एक घर बिका, फिर मैंने उसका शेल्टर वेल्टर सब कुछ बनाया, फिर उसके बाद ये आया जी। लॉकडाउन का समय, तब मुझे पता चल गया था कि अब जो है 5 रुपए कोई देने से रहा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई 3 गुना। अपने जो शेल्टर जी, के जी। बच्चे हैं और जो बाहर जानवर भूखे मर रहे हैं, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, हर जानवर, जी, पानी की तरह खाना लेना होता था। फिर मेरा दूसरा घर भी बिका, उसके बाद फिर मैं शेल्टर में आ गई तो दोनों घर बिक ओके। गए। तो इतने आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपना अर्निंग करते हो, अपना प्रॉपर्टी, अपना पैसा सब बेचने को तैयार हो। आप कहें कि डोनेशन आएगी उसके बेस पे चलोगे तो नहीं चलोगे। तो अब आपके पास आती है डोनेशन अब किस बहुत वे कम से? आती है, अब बहुत कम आती है। जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, एक तो डोनेशन का बहुत पंगा, पहले तो पड़ गया था जब नोटबंदी हुई थी, हाँ, उसी में डिमोनेटाइजेशन। बड़ा कम हो गया था, थोड़ा बहुत चलो सेट हो रहा था, फिर ये लॉकडाउन आ गया, फिर हमारा लॉकडाउन में सब कितना सब बेकार हो गया। तो अब यही है कि अब धीरे धीरे बहुत टेंशन होने लगी है कि घर बिक चुके दोनों। मैं भी छोटे मोटे कुछ काम करती हूँ, जैसे मेरा क्रिस्टल का काम है,
ओके, मैं क्रिस्टल की चीजें बनाती हूँ, होम डेकोर की बनाती हूँ, तो उसको सेल करके आप उसको इसको करती मैनेज हूँ, करते हैं। हाँ सेंटेड कैंडल्स बनाती हूँ। थोड़ा सा अब ये चाह रहे हैं कि लोग हमारी हेल्प करें। जी। मैं 26 साल से काम कर रही हूँ, मेरी सब अर्निंग खत्म हो चुकी है। हर एक का एक खजाना होता है, कभी ना कभी खत्म होता है ना, मेरा खत्म हो बिल्कुल। चुका है। ओके। सबसे बड़ी इस समय की मेरी प्रॉब्लम जो है, फूड भी है, मेडिसिन भी है, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ। स्टाफ है, सैलरी है, रेंट है लैंड का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमको कहीं शिफ्ट होना है, क्योंकि ओके। हम जिस लैंड पे रह रहे हैं पहले नहीं पता था। हाँ। 2023 में वहां बाढ़ आई, सब कुछ खत्म हो गया, मैं सिर्फ बच्चे बचा पाई। भगवान की जैसे एक भी बच्चा मैंने मरने नहीं दिया, सिर्फ मैं बच्चे जी। बचा पाई। सब कुछ खत्म हो गया, इंक्लूडिंग माय होम, माय शेल्टर शेल्टर, सब। सब कुछ खत्म हो गया। हमने किसी तरह उधार ले, ये कर वो कर, और अपना जो बचा कुछ आता सब कुछ ही हाँ। सेल करके मैंने दोबारा सब सेटअप किया। 2025 में फिर बाढ़ आ गई, वो उसमें तो मैं खत्म हो गई बिल्कुल। कहते ना एक जीरो पे मेरे सब कुछ खत्म हो गया। उसमें मैंने सिर्फ बच्चे बचाने की कोशिश करी, बच्चे बच जाए, बच्चे सब बचाए, पर सब कुछ खत्म हो गया। जी। तो हम चाहते हैं, देखो मैं अकेली करोड़ों रुपए इकट्ठा नहीं कर सकती। हाँ। करोड़ों लोग मिलके एक एक रुपया भी दान करते हैं, तो शेल्टर हाँ। इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो यही इच्छा है कि जी। कहीं सेफ जगह पे हम शिफ्ट हो जाएं, जहाँ पे मैं इन बच्चों की भी सेवा कर पाऊं, और जो बच्चों को नीड है मेरी, मैं उन उनको तक भी भी ले पहुंच। जाऊं, उन तक भी पहुंच पाऊं। चलिए, मेरी तरफ से तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये पूरे पॉडकास्ट के ऊपर हम आपके लिए पूरा स्कैनर लगा के रखेंगे। जहां जहां तक ये पॉडकास्ट जाएगा, वहां वहां आपके पास, मैं आशा करता हूँ कि हर ऑडियंस से मिलेगा आपको साहब। प्लीज। और ये करके ना, मतलब हम भी खुश होंगे कि अगर हम लैंड पर हम उतर नहीं पा रहे स्पॉट पे, तो एटलीस्ट हम आपके साथ जो है योगदान दे रहे हैं। और एक बात आपने आज बहुत बढ़िया सिखा दी कि सोल जो है वो हर किसी में है। स्पीचलेस है बट सोल्स है, ठीक है। सोल्स हैं, सारे हर souls एनिमल हैं। सेफ है, नाग नागिन भी कुछ नहीं करते। एंड हमारे सारे जितने भगवान हैं सबके साथ एक एक हमारे जानवर हाँ हैं, ये देखा जाए तो। जी। तो मैं आशा करता हूँ मैम कि आपका काम ऐसे ही और अच्छा चले, और बस मेरी जो मदद हो पाए मैं आपके लिए बिल्कुल करूंगा। गुड विशेस एंड रखिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग माय गेस्ट। थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा कुछ काम करती हूँ, जी। क्रिस्टल्स वगैरह का, तो वो थोड़ा सा आपके लिए भी लेकर आई हूँ। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको डिटेल में। देखिए, ये जो भी जितना भी इसमें अर्निंग होती है, जो प्रॉफिट्स होते हैं, सब हमारे बच्चों के लिए जाते हैं। साफ और जी। क्लियर लिखा हुआ है इसमें। उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। जी। जैसे कि ये है क्रिस्टल का पिरामिड, ठीक है। वाओ, ये आप खुद बनाते जी, हैं? ये मैं खुद बनाती हूँ, बहुत सारी चीजें बनाती हूँ। देखिए, पिरामिड जो होता है ना, स्पेशली इसलिए होता है कि जो भी आपके घर की वास्तु या आपके ऑफिस की वास्तु बिगड़ी हुई होती है, हाँ। उन सबको सही कर देता है। मतलब ये जी। अकेला ही एक ऐसी चीज है, सही करता है। इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें बहुत सारे क्रिस्टल हैं, जिन क्रिस्टल से आपको कोई भी ब्लैक एनर्जी है, कोई भी नेगेटिव हाँ। एनर्जी, वो दूर रहता है। आपके जो भी आपके सब लोगों के संबंध होते हैं, ये अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि टीम के संबंध अच्छे रहने बहुत बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल। होते हैं काम के लिए। मनी को अट्रैक्ट करता है। जी। बहुत सारे 7 क्रिस्टल है इसके अंदर। थैंक यू सो मच। एंड ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है वैसे ना, बाय द वे। हाँ, और ये एक सेलेनाइट की ट्रे है। सेलेनाइट एक स्टोन होता है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं क्रिस्टल को रिचार्ज करने में, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल है ये ऑटोमेटिकली रिचार्ज नहीं होता, इसके लिए एक सेलेनाइट स्टोन की जरूरत होती है। तो इसकी हमने ट्रे ही बना दी है। एंड इसके ऊपर रख दो। अब आप इस पे रखोगे, इसको आपको रिचार्ज करना ही नहीं पड़ेगा, ये लाइफ टाइम अपने आप रिचार्ज होता रहेगा। ओके। इसे ऑफिस में रखें, इसे घर में रखें, कहीं भी रखें, ठीक है। सॉरी, आपको पकड़ना पड़ अरे रहा है। नहीं कोई नहीं। मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ इनको देख के। समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये कैंडल है, सेंटेड कैंडल्स हैं। जी, ये सेंटेड कैंडल्स है। ऐसे बहुत तरीके की होती है। अच्छा, इनको किसी भी चीज पे रख के बर्न करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। नॉर्मली लोग जो है ये पूरा मोम है। ये पूरा मोम, ये सब पूरा पूरा बर्न होगा, और बहुत सुंदर इसकी वो आती है स्मेल। लास्ट वन इज नॉट लास्ट में छोटा सा और है। ये तो खैर हम लोग सबके साथ देते हैं। ये आपको ब्लैक एनर्जी, आपको बुरी नजर से बचाने के लिए है। इविल आई। ये वाला, ठीक है। स्टैंड, जी। ये स्टैंड, ये है होम डेकोर, ये आपके काम के लिए है। ये है गणेश जी, ओके।
ये आपके ये भी शाम को फेस्टल के उससे